Hey everyone, welcome back to निरलता क्यूरियस माइंड. होपिंग यू ऑल आर डूइंग वेल. सो आज का हमारा इग्नो का कोर्स कोड है BPSC 105 मीन्स इंट्रोडक्शन टू कंपेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स. सो हम यहाँ पे बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ेंगे. सो फॉर डैट डोंट वरी एट ऑल. ओके. एंड हाँ, सबसे पहले मैं हिंदी पढ़ूँगी क्योंकि हमें ज़्यादा हिंदी में समझ में आती है और उसके बाद से मैं इंग्लिश में उसको यूटिलाइज करूँगी. द सेकेंड थिंग इज, अगर मैं ज़्यादा उसको डिस्क्राइब करूँगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं हिंदी से स्टार्ट कर रही हूँ ताकि हमारे जो भी बच्चे हैं इंग्लिश वाले वो पहले हिंदी से फिर इंग्लिश में आएंगे तो उनको ज़्यादा इजी होगा समझने में. और ये मत सोचिएगा कि मैं थोड़ा सा भी इंग्लिश में ब्रेक करके नहीं बताऊँगी, ऑफकोर्स बताऊँगी, बट द थिंग इज मैं स्टार्ट करूँगी हिंदी से. सो एज यू कैन सी, पहले मैंने इंग्लिश में ही लिखा है, इंग्लिश में ही बनाया है, पर मैं स्टार्ट करूँगी हिंदी से. ओके. सो okay, now let's start. First of all, let's read out the question. Okay, the question is, briefly describe the comparative method used in study of political science. बोल रहा है कि political science में जब यूज करते हैं comparative methods को, उसको briefly describe करिए कि हम उसको कैसे यूज करते हैं, है ना, स्टडी के लिए. सो हम देखते हैं यहाँ से कि हिंदी में तुलनात्मक पद्धति यानी कि कंपेरेटिव मेथड राजनीतिक विज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन का एक मुख्य आधार है. इसके तहत किसी एक देश की व्यवस्था को अकेले पढ़ने के बजाय अलग अलग देशों के राजनीतिक ढांचे, व्यवहार और नीतियों की तुलना की जाती है ताकि उनके बीच एक निश्चित कार्य कारण संबंध यानी कि कैजुअल रिलेशनशिप स्थापित किया जा सके. जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसके दो प्रमुख तरीके बताए हैं. फर्स्ट है हमारा समानता की विधि, मेथड ऑफ एग्रीमेंट मोस्ट डिफरेंट सिस्टम डिजाइन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं MDSD. इस पद्धति में हम ऐसे देशों का चुनाव करते हैं जो इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं, है ना, मेथड ऑफ एग्रीमेंट में, लेकिन उनका राजनीतिक परिणाम यानी कि आउटकम एक समान होता है. उदाहरण के लिए, यदि एक अमीर देश, एक विकासशील देश और एक नव स्वतंत्र देश तीनों में लोकतंत्र पूरी तरह से स्थिर और सफल है, तो हम उनके बीच केवल उस एक तत्व को तलाशते हैं जो तीनों में समान है, जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका. वही तत्व उस सफलता का मुख्य कारण बन जाती है ना, कि मेथड ऑफ एग्रीमेंट की आपके पास कितना भी एज ए जियोग्राफिकल हिस्ट्रिकल डिफरेंट है, लेकिन जो लास्ट में हम देखते हैं कि इन सब में कॉमन क्या है, उसी को हम लोग बोलते हैं समानता की विधि, मेथड ऑफ एग्रीमेंट, कि इस सभी लोग कैसे हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका रखे हैं. एंड द नेक्स्ट इज अंतर की विधि यानी कि मेथड ऑफ डिफरेंस मोस्ट सिमिलर सिस्टम डिजाइन, इसे बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस. ओके. सो ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पद्धति में हम उन देशों को चुनते हैं जिनकी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि बिल्कुल एक जैसी होती है, लेकिन उनका अंतिम राजनीतिक परिणाम बिल्कुल अलग होता है. शोधकर्ता उन दोनों के बीच मौजूद एकमात्र छोटे अंतर को खोजता है जिसने परिणाम जो रिजल्ट होते हैं, कॉन्सिक्वेंस होते हैं, उनको पूरी तरह से बदल दिया गया है. तो आप देख रहे हैं कि मेथड ऑफ एग्रीमेंट में सब चीज़ भिन्न है और जो उनके बैकग्राउंड्स हैं, लेकिन फिर भी एक चीज़ कॉमन आ रही है जो कि उनको अच्छा बनाती है. और जो मेथड ऑफ डिफरेंस है, तो ये हर चीज़ में एक जैसे हैं, लेकिन लास्ट में जो परिणाम है वो डिफरेंस है. तो डिफरेंस इज़ द लास्ट, एंड जो एग्रीमेंट में है वो लास्ट में एक समानता दिखा रही है ना, यानी कि समानता की विधि. आई होप इट्स क्लियर नाउ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन इंग्लिश फॉर आवर इंग्लिश स्टूडेंट. सो ओके, सो क्वेश्चन का आंसर है, the comparative method stands as one of the foundational pillars of empirical political inquiry. Rather than examining political system or institutions in absolute isolation, political science
utilize comparative frameworks to identify systematic patterns, establish causal relationships, formulate testing hypotheses, and design predictive frameworks. This methodology moves beyond mere description towards rigorous analytical exploration. कह रहा है कि जो कंपेरेटिव मेथड्स होते हैं स्टैंड करते हैं वन ऑफ द फाउंडेशनल पिलर की तरह एम्पिरिकल पॉलिटिकल इंक्वायरी, यानी कि एक तरह से स्ट्रक्चरल पॉलिटिकल इंक्वायरी के लिए रैदर देन, मतलब कि इसके बजाय ये नहीं होता है कि एग्जामिनर पॉलिटिकल और सिस्टम और इंस्टीट्यूशन इन एब्सोल्यूट आइसोलेशन, कि सिर्फ अपने में ही आइसोलेट है, ऐसा नहीं है ना। और इसको हिंदी भी हम लोग देखे थे। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हियर कि हिस्टोरिकल जॉन स्टूअर्ट मिल्स laid down the essential logical underpinnings of this method through his canons of induction, which are subsequently integrated deeply into macro-political analysis. So the two primary approaches include, बोला जा रहा है कि वही जो हम हिंदी में पढ़े थे कि जॉन जे स्टूअर्ट हैं, उन्होंने ही इस पे दो बातें बताई हैं कि कैसे कैसे इसमें हम मैक्रो पॉलिटिकल को एनालाइज करते हैं। तो उनका जो दो प्राइमरी अप्रोच है, तो फर्स्ट है हमारा द मेथड ऑफ एग्रीमेंट, most different system design MDSD. So this approach selects case that differ dramatically across almost every background, variable और socio-economic dimension। देखिए जैसे हिंदी था वैसे ही इंग्लिश है, इसलिए मैं नहीं चाह रही हूँ कि इसको मैं ट्रांसलेट करूँ इन हिंदी। So it shared one single identical political outcome by eliminating all contrasting attributes. The investigator isolates that the one common factor present across all cases as the definitive independent variable or cause. And the next is the method of difference, most similar system design. This mechanism focuses on cases that share highly similar historical, culture, linguistic and structural background configuration. It culminate in completely divergent political outcomes. The researchers look carefully for the isolated point of divergence among the attributes to define the true causal trigger behind the different political phenomena. ओके और लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल। और एक बताना है कि जितने सारे इसमें डिफिकल्ट वर्ड में ही है ना, उसको मैं लास्ट में ऐड की हूँ। सो फॉर डैट नो वरीज करूँगी। ओके एंड द फॉर एग्जाम्पल रियल लाइफ एनालिटिकल समझते हैं इन दो क्वेश्चन को। सो कंसीडर अ स्टडी ऑफ स्टेबल डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन। ओके कंसिडर करना है कि किसी भी डेमोक्रेटिक जो मजबूतीकरण है उसमें एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, स्टेबल है। एंड अंडर द मेथड ऑफ एग्रीमेंट, if an extremely wealthy Western nation, an economically developing South Asian nation, and a post-conflicting African state all maintain perfectly stable democratic governance, researcher discovers they all possess an independent institutionalized judiciary despite their massive वेल्थ डिस्पार्टिस। क्या बोला है कि कंसिडर करिए कि कोई जो मतलब एक स्टडी करना है कि कोई भी एक कंट्री है जो क्या है, कंट्री बहुत सारी है जो स्टेबल है डेमोक्रेटिक में, ठीक है। और कहा जा रहा है कि अंडर द मेथड ऑफ एग्रीमेंट, इसके तहत जो अंडर द मेथड ऑफ एग्रीमेंट है इन एक्सट्रीमली वेल्दी वेस्टर्न नेशन, मतलब कह रहा है कि एक इमेजिन करिए, क्या कंसिडर करिए कि कोई जो वेस्टर्न नेशन है लाइक यूएस है, ठीक है, और कोई इकोनॉमिकल डेवलपिंग इन साउथ एशियन कंट्री हो गया जो भी डेवलप कर रहा है, और एक पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट अफ्रीकन है जो थोड़ा सा बहुत वीक है, और सभी ने अपने मेंटेन किया है अपना डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, है ना। तो रिसर्चर्स उनको डिस्कवर करके बताते हैं कि दे ऑल आर पोजेज एंड इंडिपेंडेंट, वो सब पोजेज कर रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हैं, जुडिशरी हैं, एंड डिस्पाइट देयर मैसिव वेल्थ डिस्पार्टिस। और कह रहा है इसके बावजूद कि उनके पास बहुत सारे अलग अलग धनी का जो लोग धनी यानी पैसों की अलग अलग क्या बोलते हैं इसको, डिस्पार्टिस हैं कि अलग अलग पैसे हैं, अलग अलग धनी हैं, उसके बावजूद भी उनका जो रूल्स है एक जैसा ही फॉलो किया जा रहा है ना। एंड कन्वर्सली यूजिंग द मेथड ऑफ डिफरेंस, अब डिफरेंस वाला देखते हैं। सो एनालाइजिंग नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, हाँ इसको समझेंगे कि नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया विच शेयर द सेम जियोग्राफी, लैंग्वेज एंड एस्ट्रल हिस्ट्री
but reveals that South Korea's vibrant democracy and market system versus North Korea's closed totalitarian system boils down strictly to the institutional structural choices made post 1948। कह रहा है कि फिर हम देखते हैं जब ये जो डिफरेंस है, मेथड ऑफ डिफरेंस, इसमें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया इसका हर चीज़ सेम है, उसके बावजूद भी देखते हैं साउथ कोरिया जो होता है वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, उसके पास अच्छा है, हर जगह वो फैला हुआ है, मार्केट में है। लेकिन नॉर्थ कोरिया वही जो है वो टोटलिटेरियन सिस्टम बॉइल्स डाउन स्ट्रिक्टली, और ये बिल्कुल मतलब नीचे चलता है, इतना एवं नहीं चलता है बाकी सब चीज़ों में, है ना, जो कि मेड किया गया था 1948 में। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरवाइज इट विल टेक मच मोर टाइम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, शुड आई स्टार्ट विद इंग्लिश और हिंदी? नो, हिंदी में ही स्टार्ट करते हैं ताकि बैलेंस बना रहे। सो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था क्रिटिकल एग्जामिन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। कह रहा है कि क्रिटिकल एग्जामिन करिए इंटर रिलेशनशिप बिटवीन, मतलब दोनों के बीच में संबंध कि लिबरल डेमोक्रेसी क्या होता है और कैपिटलिज्म क्या होते हैं, है ना। तो लेट्स अंडरस्टैंड इट। सो उदार लिबरल डेमोक्रेसी मतलब उदारवादी लोकतंत्र, और पूंजीवाद मतलब कैपिटलिज्म। तो उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी के बीच का संबंध एक दो धारी तलवार की तरह है। वे एक दूसरे को सहारा भी देते हैं और एक दूसरे के विरोधी भी बनते हैं। उदारवादी लोकतंत्र का मूल सिद्धांत राजनीतिक समानता है, जहां हर व्यक्ति के वोट की कीमत बराबर होती है। इसके विपरीत पूंजीवाद निजी संपत्ति और मुक्त बाजार की वकालत करता है, जिससे स्वाभाविक रूप से समाज में भारी आर्थिक असमानता पैदा होती है। सकारात्मक पक्ष में पूंजीवाद ने ऐतिहासिक रूप से सामंतवाद को समाप्त कर कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया, जिसने लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन इसके आलोचनात्मक पक्ष को देखें तो पूंजीवाद लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर भी करता है। जब बाजार में कुछ बड़े उद्योगपतियों या कॉरपोरेट्स के पास असीमित संपत्ति जमा हो जाती है, तो वे मीडिया, चुनावी फंडिंग यानी कि कैंपेन फाइनेंसिंग और लॉबिंग के माध्यम से सरकारों को नियंत्रित करने लगते हैं। ऐसे में आम जनता की वास्तविक जो आवाज़ होती है दब जाती है और लोकतंत्र केवल नाम का रह जाता है, जबकि नीतियाँ अमीरों के हितों के अनुसार बनती हैं। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर ऊपर है, सॉरी इसका इंग्लिश का हम यहाँ पे समझेंगे। सो बोला जा रहा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म इज हाईली कॉम्प्लेक्स, हिस्टोरिकल, इंटरवाइंड एंड फंडामेंटली डायलेक्टिकल, मतलब कि द्वंद्वात्मक होती है, एक दूसरे का, दोनों का जो सोच होता है अपोज करता है, टकराव करता है। ओके, ऑन वन हैंड दे ऑपरेट एज म्यूचुअल reinforcement mechanism, on the other hand they exhibit a deep structural conflict. Liberal democracy emphasizes the principle of political equality, one person, one vote, human rights and popular sovereignty. Sovereignty यानी कि आज़ादी। So capitalism by contrast operates on the principles of free market enterprise, private wealth accumulation and market competition, which naturally yield socio-economic stratification and unequal material accumulation. Accumulation means gather together और stratification मतलब क्या होता है कि जो जिनकी जो सोच में होती है भारी बदलाव होती है ना। एंड द नेक्स्ट इसमें क्या है, इन देयर सपोर्टिव फेज हिस्टोरिकल ट्रांजिशन सो डैट द राइज ऑफ द इसे क्या बोलते हैं हम लोग, बुर्जुआजी मतलब कि जो अमीर वर्ग के लोग होते हैं, ठीक है। एंड इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म ब्रोक फ्यूडल स्ट्रक्चर्स गिविंग वर्ड्स टू constitutional limits on state power, individual liberties and civil rights. Capitalism requires a predictable legal framework and property rights, which liberal democracy provide. However, critical theorists argue that capitalism inherently
somewhat liberal democracy. When wealth becomes heavily constructed within a small plutocratic elite, economic power translates directly into disproportionate political power. वही बोल रहा है कि जब क्या बोलते हैं इसको, प्लूटोक्रेटिक एलिट यानी कि जो धनी व्यक्ति का जो बढ़ावा चढ़ावा बन जाता है एक ग्रुप का, जो स्मॉल ग्रुप होता है जो बहुत ज़्यादा धनिक होता है, तो क्या होता है कि जो हमारा सिस्टम होता है डेमोक्रेटिक, वो डिसप्रोपोर्शन हो जाता है, यानी कि अलग अलग मतलब कि बढ़ जाता है कि सिर्फ उन्हीं का ही ज़्यादा अधिकार बन जाता है इन आवर सोसाइटी. सो कहाँ पे थे? सो द थ्रू कैंपन फाइनेंसिंग, मीडिया ऑनरशिप एंड कॉर्पोरेट लॉबिंग, द इगैलिटेरियन प्रोमिसेस ऑफ यूनिवर्सल सफरेज बिकम डाइल्यूटेड. यूनिवर्सल सफरेज यानी कि सबको वोट देने का जो अधिकार होता है वो डाइल्यूट हो जाता है. रिड्यूसिंग डेमोक्रेटिक चॉइस टू एन इल्यूजन डोमिनेटेड बाय कैपिटल इंटरेस्ट. और एक इल्यूजन बन जाता है कि डेमोक्रेटिव है, अदरवाइज ये जो सारा चॉइसेस है चलता है कैपिटल इंटरेस्ट पे, है ना. रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं. कंसीडर द कंटेम्पररी पॉलिटिकल डायनामिक ऑफ मल्टीनेशनल टेक conglomerates like Meta, Google or Amazon. While operating inside our liberal democratic framework that grants freedom of speech and expression, these capitalist monopolies wield massive financial power capable of spending millions on political lobbying, actively shifting governmental regulation, labor laws and tax policies in their favor, creating a tension where corporate capital challenges the legislative will of everyday voters. कहे कि नाउ अब कंसिडर करिए कि कोई भी पॉलिटिकल डायनेमिक है जो मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी से आता है, लाइक मेटा, गूगल, अमेजॉन, और जब वो उनको ऑपरेटिंग करना होता है और अपने जो भी डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क होता है जब उसमें वो आते हैं तो उनको ज़्यादा फ्रीडम मिलती है फॉर द एक्सप्रेशन. ओके, और फिर इन द लास्ट हम देखते हैं कि उन्हीं का अकॉर्डिंग हम लोग का टैक्स देना पड़ता है, मतलब everything just depend on their favor. Okay, so I hope it's clear. Now let's talk about our next question. ये हमारा शॉर्ट नंबर क्वेश्चन होगा. व्हाट इज स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस, व्हाट आर इट्स लिमिटेशन. पूछ रहा है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल क्या होते हैं और इसका लिमिटेशन क्या होता है, तो हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में. स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस मतलब होता है संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण. मुख्य रूप से गैब्रियल आमंड जैसे विद्वानों द्वारा विकसित किया गया था यह सिद्धांत. ठीक है, तो यह सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था को एक जीवंत शरीर यानी कि ऑर्गेनिक सिस्टम की तरह देखता है. राजनीतिक व्यवस्था को, ओके. इसके अनुसार हर राजनीतिक व्यवस्था में कुछ अस्थायी संरचनाएं जैसे कि संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल होती है जो व्यवस्था को जिंदा रखने के लिए एक विशिष्ट कार्य यानी कि जैसे नियम बनाना, उनका पालन करना और विवादों का निपटारा करती है. अच्छा, ये मतलब स्ट्रक्चरल का फॉलो करते हैं कि हर चीज़ में स्ट्रक्चर होना चाहिए कि हाँ कुछ लोग ये करेंगे कुछ लोग ये करेंगे. लुक्स लाइक अ डिसेंट्रलाइज, है ना. तो अब इसका देखते हैं सीमाएं एवं कमियां. तो इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह यथाशक्तिवादी यानी कि स्टेटस क्वेस्ट है. कमी है इसकी, यथास्थितिवादी है, यानी यह समाज में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर इतना ध्यान देता है कि अचानक होने वाले क्रांतिकारी बदलाव, जन आंदोलनों और आंतरिक संघर्षों को समझने में विफल रहता है. साथ ही इसे पश्चिम देशों के राजनीतिक ढांचे के चश्मे से देखने के कारण पश्चिमी केंद्रित यानी कि एथनोसेंट्रिक भी माना जाता है. एथनोसेंट्रिक मतलब कि किसी एक से कंपेयर करना. एथनोसेंट्रिक मतलब कि अपने आप को ज़्यादा बड़ा बताना. तो इसका क्या है, सीमाएं हैं, कमियां हैं. मतलब समझा दे रहे हैं कि ये क्या होता है ना कि जब हम डिसेंट्रलाइज चीज़ में होते हैं हर किसी के पास अलग अलग जॉब होता है, मतलब कि काम करने का जॉब होता है अलग अलग. तो जब भी कुछ होती है अचानक से बदलाव तो निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में काफ़ी वक्त लगता है. सभी लोग अपना अपना धरेंगे राय, उसके बाद से फिर सोचा जाएगा कि कौन सही है, कौन किया जाए. तो ये बहुत बड़ी कमियां होती हैं किसमें, स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस में. ओके, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन इंग्लिश फॉर आवर इंग्लिश लर्नर्स. So, okay, structural functional analysis popularized in a macro-political science by a scholar like Gabriel Almond and Bingham Powell approaches political system as organic wholes where a specific structure perform necessary functions to maintain system equilibrium and survival. It posits that all political systems, regardless of their cultural layout, have structures such as political parties, legislatures,
इसके क्या बोलते हैं, जुडिस मतलब जो होते हैं ना जज, उनको, एंड इंटरेस्ट ग्रुप दैट कैरी आउट डिस्टिंक्ट इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट फंक्शंस इंक्लूड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, interest articulation, interest aggregation, and political communication, while output functions comprise rule making and rule application and rule adjudication. Yes, limitation would be the primary critique against structural functionalism is its inherent conservative status quo bias. Because it prioritizes system maintenance, balance, and survival, it lacks of conceptual tools to analyze revolutionary ruptures, rapid institutional degradation, or systematic conflict. Furthermore, मतलब इसके अलावा, it often assumes a Western ethnocentric baseline, interpreting non-Western political functions through the lens of specialized Western institutional model, कि ज़्यादा हमें Western ethnocentric से हम लोग अपना कंपेयर करने लगते हैं फंक्शनल में. So let's talk about an example. Think of a professional modern university. The institutional structures include the board of trustees, the faculty, and the admissions office. Their vital मतलब कि important functions are maintaining curriculum standards, grading and enrolling students to keep the university stable and function. However, if the entire student body launches an unexpected radical strike to overhaul the entire tuition system, the structural functional model struggles to explain this disruptive conflict, as it treats it merely as a temporary breakdown rather than a push for systematic progress. हो गया. And now let's talk about our next question, otherwise it will take much more time. So now the next question is, describe the functioning of socialist state in Asia. सोशलिस्ट इन एशिया मतलब कि एशिया में समाजवादी राज्यों जैसे कि चीन, वियतनाम, लाओस की कार्यप्रणाली पश्चिम लोकतांत्रिक देशों से बिल्कुल भिन्न है. तो इनकी शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है, समझते हैं हिंदी में. सो इनका जो विशेषताएं है, एक है कि एक दलीय संप्रभुता, मतलब कि इन देशों के संविधान में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता का एकमात्र केंद्र माना गया है. वहाँ किसी अन्य विपक्षी दल को चुनाव लड़ने या सरकार बनाने की अनुमति नहीं होती. निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद यानी कि डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म पर आधारित होती है, जहाँ शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिया गया फैसला सभी को मानना अनिवार्य होता है. नेक्स्ट इज समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था. पिछले कुछ दशकों में इन राज्यों ने अपनी नीतियों में बड़ा बदलाव किया है. इन्होंने कड़े कम्युनिस्ट नियंत्रण को छोड़कर बाजार व्यवस्था और निजी व्यापार को मंजूरी दी है, लेकिन बैंक, जमीन और बड़े बुनियादी उद्योगों पर आज भी सरकार का ही अंतिम नियंत्रण है, ताकि देश का विकास पार्टी के लक्ष्यों के अनुसार हो सके, है ना. तो ये हम जानते हैं, लेकिन लेट्स टॉक इन इंग्लिश. So, describe the functioning of socialist state in Asia. So, socialist state in Asia most prominently represented by the People's Republic of China, Vietnam, and Laos operate under distinct governing frameworks that diverge significantly from both classical Soviet models and Western multi-party style. The core operational feature of this state is the absolute constitutional monopoly of power held by a single वैनगार्ड, मतलब कि जो लीडर होता है उसे बोलते हैं वैनगार्ड पॉलिटिकल फोर्स. The Communist Party, the principle of democratic centralism, ensures that while internal party debate can occur, once a top-down executive decision is finalized, absolute obedience is required throughout all local administrative levels. So, economically, these Asian socialist nations transitioned away from rigid, command-driven central planning towards adaptive models often described as a social market economic, as in China, or the Doi Moi renewal framework as in Vietnam. The state retains strategic control over major industrial sectors, natural resources, land distribution, and national banks, but permits and encourages massive private enterprises and global capitalist investments. This creates a hybrid आर्किटेक्चर, इसको क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर, ओके,
architecture combining authority and political control with market mechanism. Let's understand with example. In China or Vietnam, major infrastructure developments such as the construction of high-speed rail network or smart city zone happen rapidly because the socialist state holds ultimate legal control over the distribution and operates without a multi-party legislative gridlock or prolonged private litigation. The central party can execute nationwide पॉलिसीज विदाउट द टिपिकल डिले सीन इन वेस्टर्न डेमोक्रेसी। बोल रहा है कि जो इन चाइना और वियतनाम में जो होता है इनका मेजर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो डेवलप करता है एज ए हाई स्पीड। क्यों? क्योंकि इनको जो है इनको जो लिटिगेंट है यानी कि जो नियम बनाने के जो रूल्स होते हैं ये प्रोलॉन्ग्ड होते हैं, यानी कि लंबे तरीके से ये लोग बना सकते हैं। इनमें कोई आकर डिस्टर्ब नहीं करेगा लोकल जनता, जैसे कि हम वेस्टर्न डेमोक्रेसी में देखते हैं कि वहाँ पे लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर कोई एक सरकार उठी और बोले कि यहाँ पे कुछ बनेगा तो बस बन जाएगा, वही बोला जा रहा है इन इंग्लिश। तो जैसे कि हिंदी में पढ़ रही हूँ तो मैं इसको समझा नहीं रही हूँ क्योंकि हमको समझ में आती है। तो इंग्लिश में भी मैंने सोचा है कि इसे प्रीडिंग करूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहीं कहीं बता रही हूँ और मैं ज़्यादा नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा बन सकता है। और जो भी मुझे इतना विश्वास करती हूँ कि जो बच्चे इंग्लिश से हैं कुछ कुछ चीज़ें समझते हैं, है ना, तो आप नोट्स बनाना कोशिश करिएगा तो ये सब इजली आपके दिमाग में इन्वॉल्व हो जाएगा। सो डोंट वरी फॉर दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रीफली डिस्क्राइब द कोर फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म इन ब्राज़ील। ब्राज़ील का फेडरलिज्म यानी कि देखना है कि जैसे कि हमारा इंडिया है, यूनियन है, सेंट्रल है, और ब्राज़ील में क्या है, फेडरलिज्म है, यानी कि डिसेंट्रलिज्म के बारे में बात करना होगा। तो जैसे कि पहले हम हिंदी में देखेंगे फिर इंग्लिश। सो ब्राज़ील की संघीय व्यवस्था यानी कि फेडरलिज्म इन ब्राज़ील, जिससे उसके 1988 के संविधान द्वारा पुनर्गठित किया गया था, दुनिया के अन्य संघों से काफ़ी अलग और अनूठी है। इसकी मुख्य विशेषता इस प्रकार है, तभी ये क्वेश्चन में डाला गया क्योंकि थोड़ी सी ये अलग है। फर्स्ट हमारा त्रिस्तरीय संघवाद यानी कि 3 टायर फेडरलिज्म। आमतौर पर संघवाद में 2 स्तर होते हैं, केंद्र और राज्य, लेकिन ब्राज़ील के संविधान में 3 स्तरों की स्वायत्तता यानी कि ऑटोनॉमी दी गई है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगर पालिका यानी कि म्युनिसिपैलिटीज यानी कि शहर, तीनों को संविधान से सीधी शक्तियाँ प्राप्त है। एंड केंद्रीकृत कानूनी ढांचा क्या है कि इनका, तो हालांकि राज्यों के पास अपने अलग संविधान है, लेकिन नागरिक कानून, आपराधिक कानून और श्रम कानून बनाने का अंतिम और विशेष अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। इसके अलावा कर यानी कि टैक्स का बड़ा हिस्सा केंद्र वसूल करता है और फिर उसे राज्यों में वितरित करता है। Now let's talk about in English. So, federalism in Brazil, established formally under the landmark 1988 federal constitutions, contains structural features that distinguish यानी कि अंतर बताता है it within global comparative federal studies, while classical federal models like the United States features a two-tier distribution of sovereignty, federal and state। मतलब वही बात देखिए, एकदम बिल्कुल वही बात है ना हिंदी वाला, इसलिए नहीं बोल रही हूँ। ब्राज़ील operates an split asymmetric यानी कि भिन्न 3-tier federal system. The union, federal government, the state and the municipalities means local city governments are all legally recognized as autonomous में हर किसी का अलग अलग अपना अपना अधिकार है, फ्रीडम है। Political entities within the federation. So key attributes include the fact that Brazilian state retain their own independent state constitution and legislative chambers. However, the system is highly centralized regarding revenue generation and legal jurisdiction. The federal union holds exclusive constitutional power to pass criminal, civil and labor codes, leaving individual states with narrower legislative flexibility than their US counterparts. Furthermore, इसके अलावा the federal center controls the collection of the largest tax base। वही है ना कि जो टैक्स वगैरह होता है वो सेंट्रल ही कंट्रोल करती है। Using national redistribution funds to balance regional disparities between the wealthier industrial south and the less developed north and northeast region. Let's talk about with example. So unlike in many countries, जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज में होता है वेयर म्युनिसिपल मेयर्स मस्ट डिपेंड इंटायरली ऑन प्रोविजनल और स्टेट, राइट।
governance for their budget and structure powers. But in a Brazil city mayor example in Paulo or Rio de Janeiro can directly challenge state level decisions and claim constitutional autonomy operating as an independent tier of governance. तो लेकिन जो यहाँ पे ब्राज़ील की जो कोई भी सिटी होती है जैसे कि रियो डी जेनेरो, वो डायरेक्टली चैलेंज कर सकती है स्टेट लेवल को डिसीजन में कि नहीं हम ये मानेंगे, क्लेम कर सकते हैं क्योंकि उनके पास क्या है, इंडिपेंडेंट है ऑफ देयर गवर्नेंस, है ना. Now let's talk about our next question, फुकुयामा on global capitalism. So फ्रांसीसी फुकुयामा ने अपने प्रसिद्ध सिद्धांत इतिहास का अध्ययन के एंड ऑफ हिस्ट्री में यह तर्क दिया कि सोवियत संघ के पतन के बाद वैश्विक पूंजीवादी और उदारवादी लोकतंत्र की वैचारिक जीत हो चुकी है. उनका मानना था कि आर्थिक और राजनीतिक संगठन के रूप में दुनिया के पास अब इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं बचा है. ओके इतना ही है. इसलिए हम सेंटेंस बना सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा मार्क्स का नहीं है. यू कैन इंक्लूड मोर अबाउट फुकुयामा. सो पॉलिटिकल थियोरिस्ट फ्रांसिस फुकुयामा इन हिज सेमिनल एंड ऑफ द हिस्ट्री थीसिस फॉलोइंग द कोलैप्स, यानी कि विनाश, मतलब एक तरह का विनाश बोला जाता है, कोलैप्स मतलब ऑफ द सोवियत यूनियन, आर्गू दैट ग्लोबलाइज्ड फाइनेंशियल कैपिटलिज्म period alongside liberal democracy marks the final end point of humanity's ideological evolution. He claimed that while minor regional conflicts would perish, no viable institutional competitor remained capable of challenging the universal appeal and the efficiency of global capitalism as an economic framework. And the next is the concept of overdeveloped state. So हमजा अलवी द्वारा प्रतिपादित अति विकसित राज्य का सिद्धांत मुख्य रूप से उत्तर औपनिवेशिक समाजों जैसे कि पाकिस्तान की व्याख्या करता है. उनका तर्क है कि औपनिवेशिक शासकों ने शासन चलाने के लिए जिस सेना का और नौकरशाही का निर्माण किया था वह आज़ादी के बाद वहाँ के समाज और राजनीतिक दलों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली और अति विकसित रह गई है, जैसे कि पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है, जिससे वहाँ का सेना का क्या हो गया, प्रभुत्व बढ़ चुका है ना. पाकिस्तान में हम देखते हैं. तो वही बोल रहे हैं कि विद एग्जाम्पल आप ऐसे इंक्लूड करके क्वेश्चन को बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है. So, formulated by Marxist scholar Hamza Alvi, the overdeveloped state concept explain post-colonial societies like Pakistan. Alvi argued that colonial powers constructed an extensively large military bureaucratic apparatus to extract resources and dominate the native populace. Upon independence, this administrative machinery remained vastly overdeveloped and powerful relative to the weak domestic economic classes and fragile political parties, frequently leading to direct military इंटरवेंशन एंड ब्यूरोक्रेटिक डोमिनेंस. कह रहा है कि जब भी क्या होता है कि कोई भी जो देश होता है कॉलोनियल पीरियड में होता है, तो जब वो कॉलोनियल पीरियड चला जाता है तो जो भी उसकी जो सेना होते हैं, नौकरशाह होते हैं जिनको निर्माण किया गया था, अब उन्हीं का ज़्यादा दबदबा हो जाता है. जैसे पाकिस्तान में आज देखते हैं कि ज़्यादा उनके पास जो दबदबा है वो सैनिकों का ही है, सेना का ही है, मिलिट्री का. तो बस वही बताया जा रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर डेवलप्ड स्टेट के बारे में कि कैसे ओवर डेवलप्ड स्टेट आगे ऐसे मतलब अपना कार्य आगे बढ़ाती है और क्या करती है. Next is party system in China. So China features a one-party hegemonic system entirely directly by the Chinese Communist Party. जैसे कि हेजोमोनिक सिस्टम क्या होता है कि कम्युनिस्ट पार्टी को हम बोल सकते हैं हेजोमोनिक सिस्टम, जो क्या एक ही मतलब पार्टी का दबदबा होगा उसे बोल सकते हैं हेजोमोनिक सिस्टम. ओके. सो अंडर दिस सिस्टम पॉलिटिकल अपोजिशन इज कॉन्स्टिट्यूशनली prohibited and alternative powers bases are not permitted to form. While 8 minor democratic parties exist on paper, they are integrated into a CCP-led united front functioning strictly as consultative advisors rather than competitive opposition parties, ensuring complete centralized party dominance. चीन में एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था है जिसका नेतृत्व चीनी कम्युनिस्ट पार्टी CCP करती है. चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि चाइनाज कम्युनिस्ट पार्टी. चीन में किसी भी प्रकार के वास्तविक राजनीतिक विपक्ष को चुनाव लड़ने या संगठन बनाने की अनुमति नहीं है.
कागजों पर 8 अन्य छोटे दल मौजूद जरूर हैं, लेकिन वे स्वतंत्र न होकर कम्युनिस्ट पार्टी के दिशा निर्देश के अधीन ही काम करती हैं। वही इंग्लिश में ही बोल रहा था कि इनको क्या बोलते हैं, हेजेमोनिक सिस्टम होती है जो इंटायरली डायरेक्टेड होती है चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी से। और कहा जा रहा है कि भले ही आप पेपर पे देखेंगे 8-10 पार्टीज हैं जो इलेक्टेड हो रही हैं, लेकिन एट द लास्ट एक ही पार्टी का दबदबा बनेगा जो कि कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता है, उसी के अधीन चलेगा, है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट और डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरिएट, मतलब कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनका तानाशाही। इसमें हम कार्ल मार्क्स कुछ जरूरी बात बताते हैं कि क्या होता है कि जब कमजोर वर्ग के लोग जब अपना मतलब विशेषाधिकार जो लेते हैं काम करने के लिए, तो उनको इस लेवल तक काम करना चाहिए ताकि फिर कोई हाई लेवल का कोई भी इंसान आके उनको दबदबा ना कर पाए। यानी कि इसलिए कहा जा रहा है कि आपको अपना डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही चलाना होगा। और तो पढ़ते हैं इंग्लिश में। इन क्लासिकल मार्क्सिस्ट थ्योरी द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरिएट represents the vital transitional political phase between the overthrow of the capitalist state and the ultimate realization of a classist communist society. During his historical period, the mobilized working class यानी कि proletariat holds state power to suppress capitalist counter-revolution, dismantle private ownership of production, and socialize resources for the common good. That means मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार पूंजीवादी के अंत और साम्यवाद यानी कि कम्युनिज्म की स्थापना के बीच के संक्रमण काल चरण को सरबराह वर्ग की तानाशाही कहा जाता है। इस चरण में मजदूर वर्ग राज्य की सत्ता पर कब्जा कर लेता है ताकि वे पूंजीपति वर्ग के दोबारा उभरने के प्रयासों को कुचल सके और उत्पादन के साधनों का समाजीकरण सके। And the next is new institutionalism, means new institutionalism marks a paradigm shift within political science, moving beyond the traditional formed legalistic study of constitutions and parliaments. It asserts that institutions include not just formal organizational blueprints but also informal rules, culture, codes of conduct, social habit, and operating procedures that guide, constrain, and shape political behavior, policies, outcomes, and power dynamics. नव संस्थावाद राजनीतिक विज्ञान का एक आधुनिक दृष्टिकोण है जो केवल लिखित कानूनों और शारीरिक अंगों जैसे कि संसद या अदालत के अध्ययन तक सीमित नहीं रहता है। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म यह मानता है कि समाज के अलिखित नियम यानी कि परंपराएं, मूल्य और अनौपचारिक व्यवहार भी संस्थाएं हैं। क्या मानता है कि जो समाज के अलिखित नियम है यानी कि जो हम रूल को फॉलो करते हैं, परंपराएं है, मूल्य है, तो अनौपचारिक व्यवहार भी संस्थाएं है, यानी कि जो इनफॉर्मल जो हमारा बिहेवियर है वो भी क्या है, इंस्टीट्यूशनल है, जो राजनेताओं और नागरिकों के व्यवहार को गहराई से प्रभावित करते हैं। बस इसमें आप बहुत सारी चीज़ डाल सकते हैं कि जैसे हमारे जो मोरल चीज़ होते हैं तो उसको भी हम लोग किस में डालेंगे, इंस्टीट्यूशनल में डालेंगे, ताकि हमारा ये दृष्टिकोण जो होती है एक अच्छी बने रहे हर अंग से, है ना। तो आई होप इट्स क्लियर नाउ। और नाउ लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो एंड यहाँ पे हम लोग देखेंगे सम वोकैबुलरी विदाउट एनी डिले। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर वोकैबुलरी, मतलब जो भी इसमें का इंग्लिश का जो मीनिंग था, जो बच्चे हैं इंग्लिश से, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सारे वोकैबुलरी मैंने इस पेज के बाद कवर कर लिए हैं, तो एक बार आप नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, जरूर सब अच्छा होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन देयर। तो अब हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का जो भी डिफिकल्ट वर्ड डिक्शनरी मीनिंग होगा उसको एक बार हम ओवरव्यू देखेंगे ताकि हम एग्जाम में अच्छी तरह से अपना वर्ड मीनिंग को यूज कर पाए। सो हमारा फर्स्ट होगा डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप मीन्स अब्सोल्यूट रूल बाय वन पर्सन और ग्रुप। तानाशाही, अधिनायकवाद, किसी भी पार्टी में अगर कोई रूल कर रहा है बाय वन पर्सन, बाय वन ग्रुप, उसे हम लोग बोल सकते हैं डिक्टेटरशिप, तानाशाही को, है ना। And the next is proletariat. Proletariat means the working class or labor class. सर्वहारा वर्ग यानी कि मजदूर वर्ग के लोग को, कामगार वर्ग के लोग को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में proletariat. ओके, नेक्स्ट इज हेजेमोनिक सिस्टम। ये चाइना फॉलो करता है हेजेमोनिक सिस्टम। दैट मीन्स अ सिस्टम डोमिनेटेड बाय वन पावरफुल ग्रुप और पार्टी दैट इज कॉल्ड हेजेमोनिक सिस्टम। आधिपत्य प्रणाली, दबदबे वाली व्यवस्था को बोलते हैं हेजेमोनिक सिस्टम। नेक्स्ट
रिगोरस मीन्स एक्सट्रीमली थ्रो एंड एक्यूरेट, डेट मीन्स अत्यंत कठिन, कठोर, बारीक से भरा हुआ चीज को बोलते हैं रिगोरस, अत्यंत कठिन, डेट इज कॉल्ड रिगोरस, अत्यंत कठिन। नेक्स्ट इज अंडरपिनिंग्स मीन्स फाउंडेशन और कोर, सपोर्ट ऑफ एन आइडिया, बुनियादी आधार या फिर न्यू को बोलते हैं। किसी भी चीज के लिए कोर जो हमारा सपोर्टिव एन आइडिया होता है, डेट इज कॉल्ड अंडरपिनिंग्स, बुनियादी आधार। नेक्स्ट इज subsequently means happening after something else, बाद में, इसके बाद को बोलते हैं, मतलब कोई भी जो चीज हो रहा है कुछ होने के बाद हो रहा है उसे बोलते हैं हम subsequently, ओके। एंड नेक्स्ट इज consolidation means making something stronger and more solid, मजबूतीकरण, सुदृढ़ीकरण, that is called consolidation, बहुत ज्यादा जो मजबूती करेंगे उसे बोल सकते हैं consolidation। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोनाउंसिएशन हिंदी में ही है, सो डोंट वरी फॉर दैट कि कैसे बोलेंगे, आप बोल सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज फाउंडेशनल पिलर्स, दैट मीन्स द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑन विच समथिंग रिलाइज, बुनियादी स्तंभ, मुख्य आधार को हम लोग बोल सकते हैं फाउंडेशनल पिलर्स। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट vocabulary. So the first here next is empirical inquiry. Empirical inquiry means investigation based on facts and data. अनुभवात्मक जांच या फिर तथ्यों पर आधारित रिसर्च को बोलते हैं empirical inquiry. And the next is formulate means to create or develop methodically. टू क्रिएट और डेवलप, मेथोडिकली तैयार करना, सूत्रीबद्ध करना, उसे बोल सकते हैं हम फॉर्म्यूलेट। नाउ नेक्स्ट इज प्रिडिक्टिव फ्रेमवर्क मीन्स अ स्ट्रक्चर यूज्ड टू मेक फ्यूचर गेसेस, पूर्व अनुमानित ढांचा, भविष्य बताने वाले ढांचा को हम लोग बोल सकते हैं प्रिडिक्टिव फ्रेमवर्क। एंड द नेक्स्ट इज डाइवर्जेंट मीन्स tending to be different or develop in different direction, बिल्कुल अलग भेद को बोल सकते हैं divergent, बिल्कुल ही अलग होगा उसे बोल सकते हैं divergent। And the next is intertwined means twisted or connected closely together, आपस में जुड़े हुए, गुत्थे हुए जो होते हैं उसे बोल सकते हैं हम लोग intertwined, आपस में जुड़ा हुआ है intertwined। Next is dialectical means related to the clash of opposing ideas, द्वंदात्मक, दो विरोधी विचारों वाला टकराव को बोल सकते हैं, जो दो विरोधी टकराव होता है विचारों का उसे बोल सकते हैं हम क्लास ऑफ अपोजिंग आइडियाज, डायलेक्टिकल, ओके। नेक्स्ट इज सॉवरेंटी मीन्स एब्सोल्यूट एंड सुप्रीम लीगल अथॉरिटी, संप्रभुता, सर्वोच्च शक्ति या आजादी को बोलते हैं सॉवरेंटी। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इंडिया फॉलो सॉवरेंटी, यानी कि हम लोग संप्रभुता का अधिकार हमारे पास है, आजादी का अधिकार है। Next is accumulation means gathering or collecting over time, संचय करना, इकट्ठा करना को हम लोग बोल सकते हैं accumulation। Next is stratification means dividing society into different class layers, that is called stratification, स्तरीकरण करना, ऊंच नीच या वर्गों में बांटना को बोल सकते हैं stratification। नेक्स्ट इज बुर्जुआजी, यहाँ पे देखिए कैसा इसका प्रोनाउंसिएशन होगा बुर्जुआजी, दैट मीन्स द वेल्दी मिडिल क्लास कैपिटलिस्ट, दैट इज कॉल्ड बुर्जुआ वर्ग, अमीर पूंजीपति वर्ग के लोग को हम लोग बोलते हैं बुर्जुआजी। नेक्स्ट इज सबवर्ट मीन्स टू अंडरमाइन और डिस्ट्रॉय द पावर ऑफ, कमजोर करना, तख्ता पलट करना, दैट इज कॉल्ड सबवर्ट, तख्ता पलट हो जाती है तो सबवर्ट हो गई, ओके। नेक्स्ट इज plutocratic elite means a small rich group controlling a country, धनिक तंत्र, अमीर लोगों का शक्तिशाली जो ग्रुप होता है, स्मॉल होता है, उसे बोल सकते हैं plutocratic elite। नेक्स्ट इज universal suffrage means the right of all adults to vote, universal suffrage मीन्स सार्वभौमिक मताधिकार, सबको वोट का अधिकार उसे बोल सकते हैं यूनिवर्सल सफ्रेज, सबको वोट देने का अधिकार है। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स अ स्टेट ऑफ बैलेंस, संतुलन की चीज को बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम, एज यू नो। एंड नेक्स्ट इज सोशलाइजेशन, दैट मीन्स प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू बिहेव इन सोसाइटी, समाजीकरण, समाज के तौर तरीके सीखना, बिहेव इन सोसाइटी, लर्निंग टू बिहेव इन सोसाइटी, तौर तरीके सीखना, जिस प्रोसेस को बोलते हैं सोशलाइजेशन। नेक्स्ट इज
Ethnocentric. Ethnocentric means evaluating other cultures by one's own standards. स्वजाति केंद्रित अपने समाज को दूसरे से श्रेष्ठ मानना उसे बोल सकते हैं एथनोसेंट्रिक. अपना समाज को अच्छा बता रहे हैं, दूसरे को गलत बताएंगे, उसे हम लोग बोल सकते हैं एथनोसेंट्रिक. नेक्स्ट इज वैनगार्ड. वैनगार्ड मीन्स लीडर्स ऑफ मूवमेंट और पॉलिटिकल पार्टी. अग्रदूत, आगे रहने वाला जो नेतृत्व करता है, लीडरशिप करता है, उसे हम लोग बोल सकते हैं वैनगार्ड. जैसा कि आप जितना उस हमारे नोट्स में देखे थे. नेक्स्ट इज सेंट्रलिज्म. सेंट्रलिज्म मीन्स कंट्रोल ऑफ एन एक्टिविटी अंडर अ सिंगल अथॉरिटी. केंद्रीयकरण करना, सारी पावर एक जगह होना, उसे बोल सकते हैं सेंट्रलिज्म. नेक्स्ट इज एसिमेट्रिक. एसिमेट्रिक मीन्स अनबैलेंस्ड और अनइक्वल इन स्ट्रक्चर. असीमित, जो दोनों तरफ से बराबर ना हो, उसे असिमेट्रिक बोलते हैं. एंड नेक्स्ट इज autonomous. Autonomous means having the freedom to govern itself. स्वायत्त, आजाद या आत्मनिर्भर, खुद का अपना फ्रीडम प्राप्त करना, उसे बोलते हैं ऑटोनोमस. ओके. एंड नेक्स्ट इज ज्यूरिडिक्शन. ज्यूरिडिक्शंस मीन्स द ऑफिशियल पावर टू मेक लीगल डिसीजंस. क्षेत्राधिकार, कानूनी अधिकार क्षेत्र को बोल सकते हैं, जो कानून का अपना अधिकार है जो क्षेत्र में, उसको भी बोल सकते हैं ज्यूरिडिक्शन. नेक्स्ट इज पैराडाइम शिफ्ट. पैराडाइम शिफ्ट मीन्स अ फंडामेंटल चेंज इन अप्रोच. दृष्टिकोण में जो बड़ा बदलाव होता है, सोचने का जब तरीका बदलता है, तो बोल सकते हैं यू गॉट अ पैराडाइम शिफ्ट. पैराडाइम शिफ्ट. ओके. अब हम कुछ थ्योरीज को आसान भाषा में समझाने के लिए लिखे हैं, जो हम लोग पढ़े थे ना, कुछ हेजेमोनिक और डिक्टेटरशिप ऑफ पोलियथ्रेट, मतलब होता क्या है. तो कार्ल मार्क्स की एक थ्योरी है. उनका कहना था कि जब गरीब मजदूर यानी कि प्रोलेथरिएट क्रांति करके अमीर फैक्ट्री मालिकों को हटा देंगे, तो देश संभालने के लिए शुरू में मजदूरों को अपनी मजबूत सरकार यानी कि तानाशाही डिक्टेटरशिप बनानी पड़ेगी, ताकि अमीर लोग दोबारा वापस न आ सके, है ना. एंड द नेक्स्ट था हमारा हेजेमोनिक सिस्टम. तो हेजेमोनिक सिस्टम क्या होता है, उसको समझते हैं थोड़ा सा. सो जब किसी देश के राजनीतिक सिस्टम में केवल एक ही पार्टी या एक ही विचारधारा का पूरा दबदबा होता है और किसी दूसरी पार्टी को सिर उठाने का मौका नहीं मिलता है, तो उसे हम हेजेमोनिक सिस्टम कहते हैं. जैसे कि चीन में कम्युनिटी पार्टी का सिस्टम है, इसे बोल सकते हैं कम्युनिटी पार्टी इज इक्वल टू हेजेमोनिक सिस्टम. नेक्स्ट इज एम्पिरिकल इंक्वायरी. एम्पिरिकल इंक्वायरी मतलब है कि जब राजनीति के विद्वान केवल अपनी कल्पना या कहानियों के आधार पर कोई बात नहीं कहते, बल्कि अलग अलग देशों में जाकर डेटा, सर्वे और असली फैक्ट इकट्ठा करके पढ़ाई करते हैं, तो उसे हम एम्पिरिकल इंक्वायरी, तथ्यों पर आधारित प्रश्न कहते हैं. ठीक है. नाउ हाँ, सो आई होप इट्स क्लियर नाउ. आपका पूरा ये कोर्स कोड कंप्लीट हो गया होगा, हर चीज़ समझ में आया होगा. इफ़ यू रियली लाइक इट, डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कनेक्टेड हियर. एंड आपको जो भी नोट्स चाहिए उसको प्लीज़ कमेंट, आई विल प्रोवाइड यू इन टेलीग्राम channel. Okay, till then, bye, be happy and best of luck for your exam.